सुरक्षा बलों नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 3 नक्सलियों के शव बरामद, दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जन्मदिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की दी बधाई, कहा ईश्वर दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। अहमदाबाद में कांग्रेस का होगा 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन। एआईसीसी ने गठित की 15 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी। भूपेश बघेल, डॉक्टर विक्रांत भूरिया को बनाया गया सदस्य। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन को देंगे बड़ी सौगात। 27 इकाइयों का करेंगे भूमि पूजन और लोकार्पण। 1127 करोड़ का आएगा निवेश। और गरियाबंद में सड़क हादसे में घायल 3 लोगों की हुई मौत। तीनों मोटरसाइकिल और कार में हुई थी भिड़ंत। हादसे में 6 लोग हुए थे गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टर्स लाइव में। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे उन सारी खबरों की जो पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, आज ऐसी कौन सी खबरें जो सुर्खियों में रहने वाली हैं? मधु जी, एक सबसे पहले तो एक बड़ी खबर है कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी आज दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां बताया जा रहा है कि इस दौरान जो लगभग 11 से 11:30 बजे के आसपास ये सुपेला के सिविल हॉस्पिटल जो है उसका भी दौरा कर सकते हैं। इस प्रकार के आवश्यक निरीक्षण में बताया जा रहा है कि सुपेला के सिविल अस्पताल में कई सारी योजनाओं का अमली जामा पहनाया जाना था, मगर अब तक नहीं पहनाया गया है और तमाम तरह की जो दिगर समस्याएं हैं उनके समाधान को लेकर भी शायद चर्चा होगी। एक बड़ी बात है। दूसरा, बताया जा रहा है कि चंदूलाल चंद्राकर स्मृति जो चिकित्सा संस्थान है वहां की स्वशासी बैठक में भी शामिल होंगे। पिछली बार उन्होंने करोड़ों रुपए के सौगात देने की घोषणा की थी जब निरीक्षण पे आए थे, तो हो सकता है कि उन्हीं सौगातों के बतौर जो भी कमियां हैं और जो समस्या है उनका सुलझाव होगा, उसका हल होगा। और दूसरा, अगर बात करें दुर्ग नगर पालिका निगम की, तो आने वाले दिनों में यानी कि 28 मार्च को 519 करोड़ का पहला बजट जो शहर सरकार है भारतीय जनता पार्टी की नवगठित निर्वाचित शहर सरकार है, वो 519 करोड़ का पहला बजट पेश करेगी, जिसमें 5 लाख का नुकसान का बजट बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि इसमें जो प्रमुख योजनाएं जो शामिल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान, निकाय चुनाव के दौरान घोषणाएं की थी, उसमें शंकर नाला जो एक बड़ा पैच है शंकर नाला और हमेशा से एक नासूर बना हुआ है। अक्सर बारिश के दिनों में यह जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है और शंकर नाला का पानी जो है वह मोहल्लों के घरों में घुस जाता है, मोहल्लों में घुस जाता है। तो उसे लेकर हमेशा किसी न किसी तरह की योजना बनती रहती है। तो उसमें बताया जा रहा है कि करीब 1.5 करोड़ के लागत से उसके संधारीकरण का कार्य भी उसमें निहित है। दूसरा, सिकोला नाला है और साथ ही ठकड़ा बांध है, यातायात नगर है, स्लैटर हाउसेस है, नए व्यवसायिक परिसरों का निर्माण है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो शामिल की गई थी उसे भी बजट में शामिल किया गया है। दूसरा, अगर बात करें राजस्व वसूली को लेकर, तो इन दोनों जिला प्रशासन काफी मुस्तैद है राजस्व वसूली को लेकर। हालांकि आज भक्त माता कर्मा जयंती जो है उसे लेकर छुट्टी दी गई है अधिकांश सरकारी विभागों में, लेकिन राजस्व विभाग में यह छुट्टी मान्य नहीं मानी गई है। और जो लक्ष्य दिया गया है, चूंकि मार्च का महीना है, वित्तीय वर्ष का अंतिम माह है, तो ऐसे में जो राजस्व का लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। और तमाम तरह की जो छुट्टियां हैं, भक्त माता कर्मा जयंती और अंतिम शनिवार जो छुट्टी है, माह का अंतिम रविवार ये है, और साथ ही ईद उल फितर की भी छुट्टी इनकी स्थगित कर दी गई है। इन चारों अवकाश के दिनों में भी राजस्व विभाग के कर्मचारी जमीन रजिस्ट्री का काम करते दिखाई देंगे। मधु जी। जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी दुर्ग से, जिन्होंने बताया कि आज स्वास्थ्य मंत्री दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे, तो जहां वो तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। साथ ही चंदूलाल चंद्राकर शासकीय अस्पताल में समीक्षा बैठक में भी स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे। अब सीधा रुख करते हैं लखनऊ का, जहाँ से हमारे सहयोगी रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रवि जी, आज ऐसी कौन सी खबरें जो सुर्खियों में रहने वाली हैं? उत्तर प्रदेश की राजधानी के मुख्य आदित्यनाथ जो है 3 दिवसीय पर गोरखपुर, क्योंकि देखिए कल कानपुर के दौरे, जहां पर कानपुर के जो कार्यक्रम थे उनको संपन्न कराने के बाद वो आज 3 दिवसीय दौरे पर चले गए हैं। और गोरखपुर का एक विशेष दौरा है। इसमें आपको बता दें कि 8 साल बेमिसाल, योगी सरकार के जो 8 साल बेमिसाल है, इसको लेकर विभिन्न गए हैं और जो है कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जो है 12:15 बजे जो है स्मृति उपवन में जाएंगे, जहां पर दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल वितरण करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पूर्व एमएलए जो ओपी पासवान है, उनकी श्रद्धांजलि सभा में भी जा सकते हैं। और जो वहाँ गोरखपुर के जितने भी कार्यक्रम है, वहाँ पे 3 दिवसीय दौरे पर जो है योगी आदित्यनाथ का पूरा व्यापक तरीके से इंतजाम किए गए हैं। और इन दौरों में कहीं ना कहीं कुछ नई रणनीति तय की जा सकती है, क्योंकि गोरखपुर एक बहुत बड़ा विशेष कहा जा सकता है कि जो है वहाँ की जो रणनीति तय की जाती है, वो गोरखपुर के जो खुद सांसद रहे और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो 8 साल बेमिसाल का जो उनका कार्यक्रम है, वो कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिखेगा। और किस तरीके से इन्होंने अब सबका साथ सबका विकास के साथ इन्होंने काम किया है, उसको लेकर भी चर्चा हुई। वहीं आप दूसरी तरफ बता दें कि नगर निगम की अगर बात करें तो कार्यशैली की जो बैठक की गई थी कल, जिस पर तमाम जो है तमाम चीजों पर जो है मोहरें लगी है। और साफ तौर से बता दें कि पार्षद अगर प्रतिनिधि कोटे की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ की लागत जो है उनका प्रस्ताव पास हुआ है। वहीं मेयर की अगर हम बात करें तो मेयर के कोटे से 30 करोड़ से लेकर 20 करोड़, मतलब 30 करोड़ पहले मिलता था, अब उनको 20 करोड़ मिलेगा। तो ऐसे में जो उनको जो पार्षद हो या नगर निगम आयुक्त हो या मेयर के कोटे से हो, सभी जो इनकी जो बात रखी गई थी शासन में, उसको लेकर जो है कार्यकारिणी की बैठक की गई, जिस पर जो है मोहर लगाई गई और बढ़ने की जगह घट गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब नगर निगम में रोज देखने को मिल सकता है। और नगर आयुक्त के क्योंकि 20 करोड़ का जो है उनका जो बजट था वो 10 करोड़ कर दिया गया। तो ऐसे में नगर आयुक्त कहाँ जाएंगे या अपने जेब से तो कोई पैसा नहीं लगाएगा, क्योंकि जो भी कार्य होंगे वो कहीं ना कहीं शासन या प्रशासन दोनों ही एक साथ ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से ताली बजती। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अब इससे नगर निगम में भी कहीं ना कहीं अब कोई प्रोटेस्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि मेयर का कोटा 30 से 20 कर दिया गया और पार्षद का कोटा 2 से 1.5 कर दिया गया। तो ऐसे में अब यही कहा जा सकता है कि नगर निगम में कहीं ना कहीं एक रोज देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रस्ताव तो बहुत पास होते हैं, कितने सफल होंगे ये देखने को। तीसरा आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया गया है कि गर्मी का मौसम है और ऐसे में गले सूखना और जो है बीमारी, तरह तरह की बीमारी पनपना, जिसको लेकर जो है सभी अस्पतालों पर जो है लखनऊ के जितने भी अस्पताल सरकारी है उनको सभी, चाहे वो सामुदायिक केंद्र चाहे ना हो, सभी जगह जो है अलर्ट जारी कर दिएगा और किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, उसको लेकर भी व्यापक तरीके से इंतजाम प्रशासन द्वारा जो है हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। वहीं चौथा बता दें कि आगामी त्योहार है रमजान का पावन पर्व और कुछ दिन बचे हैं ईद को, जिसको लेकर जो है प्रशासन ने कल एक बैठक की थी और बड़ी बैठक की, जिसमें प्रसाद कुमार को डीजीपी पहुंचे हुए थे। वहीं समीक्षा बैठक करने के बाद आला अधिकारी को हिदायत दी है कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी न होने पाए और संपन्न तरीके से ईद का त्योहार मनाया जाए। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है, जहाँ एक तरफ ईद है तो दूसरी तरफ नवरात्र भी आने वाले, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ जो है 3 दिवसीय दौरे पर तो पहुंचे हैं और किस तरीके से भव्य तैयारियां रहेंगी नवरात्र को लेकर इसे देखना होगा। मधु जी रवि जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी लखनऊ से रवि, जिन्होंने बताया कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। साथ ही बात करें आगामी त्योहारों की, तो कुछ दिन बाद ईद का त्यौहार है, जिसको लेकर शासन प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली। इसको लेकर कल एक बैठक का भी आयोजन किया था, जिसमें सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में महाकुंभ 2025 बना कीर्तिमान रचने वाला स्वच्छ, सुरक्षित, सुव्यवस्थित महाकुंभ। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी महाकुंभ नगरी पहुंची, लेकिन 45 दिनों तक न कहीं गंदगी दिखी, न अव्यवस्था। अग्निशमन के आधुनिक बेड़ों की तत्परता, जल पुलिस की सक्रियता, ट्रैफिक पुलिस की सतर्कता सुव्यवस्था के पर्याय बन गए। साइनेज और सीसीटीवी के अलावा सभी घाटों पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम से श्रद्धालुओं के साथ सरकार नजर आई। 75,000 पुलिसकर्मियों की टीम संवेदनशील होकर जरूरतमंद की सहायता करती दिखी। स्वच्छता के लिए QR कोड आधारित निगरानी प्रणाली से लैस 1.5 लाख से ज्यादा शौचालय और 15,000 सफाई कर्मियों की मदद से 650 मीट्रिक टन कचरा प्रतिदिन निस्तारित हुआ। डबल इंजन सरकार के प्रयास से महाकुंभ स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ बन इतिहास रच गया। आप सबूत म्यारू प्रणाम मिथे भरोसा है कि आप लोग कुशल मंगल होला। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। अब आसमां पे जाने का सबको जुनून छाया है। नई रोशनी को भर के हम मुट्ठी में लेके आए हैं। हर घर पे रोशनी लहके सपना पूरा हो पाया है। नई पौध को दिए हमने हक आसमां पे लहलहाने का। कहीं सोच से भी ज्यादा पाया खुद को भी आजमाने का। छेड़ी है अब लड़ाई हक की उसे, जीत उसमें भी पानी है। हर नम आँख में नई रोशनी अब लानी है। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। अब आसमां पे जाने का सबको जुनून छाया है। जुनून छाया है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही जन जन के प्रयासों से जल की एक एक बूंद को सुरक्षित और संरक्षित किया जा सकता है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच और मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के अथक प्रयासों से जल संवर्धन अभियान के तहत विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रदेश में जल गंगा जल संवर्धन अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत वर्ष प्रतिपदा विजय और समृद्धि के प्रतीक तथा सृष्टि के शुभारंभ दिन गुड़ी पड़वा से होगी। 30 मार्च से 30 जून 2025 तक चलाए जाने वाले इस जल गंगा जल संवर्धन अभियान में आइए हम सब मिलकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। रुक करते हैं भोपाल का, जहां से हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस जी, आज ऐसी कौन सी खबरें जो सुर्खियों में रहने वाली हैं? जी, मध्य प्रदेश से जुड़ी काफी खबरें हैं जो सुर्खियों में रहने वाली हैं, जिनका हम जिक्र करना चाहेंगे। और सबसे पहली और महत्वपूर्ण खबर है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जुड़ी हुई। डॉक्टर मोहन यादव का आज का जो कार्यक्रम है, अभी 11 बजे वो गांधी नगर गए थे, वहाँ स्थानीय कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिया। उसके बाद वो आगर मालवा जाने वाले हैं, जहां स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे और कई लोकार्पण भूमि पूजन करेंगे। उसके बाद वो उज्जैन पहुंचेंगे। उज्जैन में इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे, जहां पर वो खासतौर से 27 जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनका शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे और लगभग 1100 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स को
वो लोकार्पित करेंगे और उसके साथ 27 जो कंपनियां हैं उसके जरिए 4700 के लगभग जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, सरकार का ऐसा कहना है। तो सरकार लगातार स्टार्टअप और तमाम चीजों को लेकर काम कर रही है और उसके साथ हम आपको बता दें कि अभी इतने सारे इन्वेस्टर सबमिट किए हैं और उन इन्वेस्टर सबमिट के साथ साथ सरकार का मोटिव है कि पैरेलल अर्थव्यवस्था को ऊंचाई देना, सपोर्ट करना सरकार का मकसद है और आम जनता को रोजगार मुहैया कराना, पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराना उनका मकसद है। तो ऐसी कई औद्योगिक इकाइयों को लगातार सरकार आगे बढ़ा रही है। वहीं अब गुड़ी पड़वा पर एक और खबर मैं आपको बताऊं तो जल गंगा अभियान की शुरुआत होने वाली है। जल गंगा अभियान से पानी के जो संचय है उसको लेकर काम किया जाएगा। जो कुआं, बावड़ी या ऐसे तमाम तालाब है जो कहीं ना कहीं खराब हो चुके हैं उनको संवर्धित किया जाएगा और जल संरक्षण का एक बड़ा अभियान शुरू होने वाला है मध्य प्रदेश की तरफ सरकार की तरफ से। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जल संवर्धन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम करती आ रही है और लोगों को भी अवेयर कर रही है कि जल है तो कल है। यानी कि आज अगर आप संवर्धित करेंगे जल को और बेहतर उपयोग करेंगे जल का और उसको लेकर अवेयर रहेंगे तो आने वाला जो हमारी पीढ़ियां है वो जल संकट से नहीं जूझेंगी। कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ जल संकट मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलता है, मालवा रीजन है या चंबल ग्वालियर रीजन है, तो ऐसे कई क्षेत्र हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार का एक बड़ा अभियान गुड़ी पड़वा से शुरू होने वाला है। वहीं अगली खबर की ओर मैं आपको ले चलूं तो ईद आने वाली है, रमजान चल रहे हैं, सुरक्षा के तमाम चाक चौबंद इंतजाम राजधानी भोपाल को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में किए गए हैं। कई छिटपुट घटनाएं ऐसे धार्मिक आयोजनों के दौरान देखने को मिलती है, लेकिन सरकार का कहना है कि आपसी सौहार्द का काम है, आपसी सौहार्द के त्योहार है, उसको बहुत मिलजुल कर सबको सहयोग करना चाहिए, आम जनता भी सहयोग करे। उस साथ प्रशासन और पुलिस महकमा तमाम सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर और चाक चौबंद करने के तमाम इंतजाम कर चुका है और सरकार के भी निर्देश है कि सभी के त्योहार आपसी सौहार्द से मनने चाहिए और सुरक्षा के और तमाम इंतजाम बेहतर होना चाहिए। एक और खबर की ओर मैं आपको ले जाना चाहूंगा, वो बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी खबर है रेल यात्रियों के लिए। रेल विभाग लगातार अपनी जो सुविधाएं उनको अपग्रेड करता आया है पूरे देश में, पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश में भी। तो अब हम बात करें पॉड होटल्स की। पॉड होटल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है रेलवे का जो मुंबई से शुरू हुआ, जहां पर रेल यात्री जो यात्रा करते हैं, किसी स्टेशन पर देर रात आते हैं या रुकना चाहते हैं या कहें कि होटल्स की बेहतर और अच्छी व्यवस्था चाहते हैं, तो इन पॉड्स में वो होटल पॉड्स जो हैं उसमें अपनी व्यवस्था देख सकते हैं। उसमें उनको सस्ता और सुलभ व्यवस्था मिलेगी और निश्चित ही जो यात्री हैं उनको यहाँ वहां नहीं भटकना पड़ेगा होटल की तलाश में। जैसे ही रेलवे स्टेशन उतरेंगे, भोपाल रेलवे स्टेशन पर पॉड होटल की सुविधा शुरू होने वाली है। एक बड़ी अच्छी खबर है मध्य प्रदेश और देश के तमाम यात्रियों के लिए जो भोपाल आते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी आते हैं और आते से ही जैसे ही उनको एक अकोमोडेशन की सुविधा चाहिए होती है तो पॉड होटल 78 पॉड होटल्स कमरे मतलब पॉड्स बनाए जाएंगे जिस पर यात्री अपनी सेवाएं ले सकेंगे और रुक सकेंगे और उनके लिए सुलभ और सस्ती होंगी। तो एक बड़ी और अच्छी खबर है। एक और खबर मैं आपको बता दूं, कल विधानसभा का बजट सत्र का आखिरी दिन था और विधानसभा कल से अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। तमाम मुख्यमंत्री के समेत नेता प्रतिपक्ष और कहे कि विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर, सभी ने सुखद और अच्छा बताया कि पूरे 9 दिन चला बजट सत्र, सभी ने सहभागिता जताई। कहीं विरोध के स्वर दिखे तो कहीं ना कहीं सामंजस्य भी दिखा और शिष्टाचार का एक बेहतर सामंजस्य इस बार के विधानसभा सत्र में देखने को मिला। एक बात जो खास तौर से उठी वो है लाइव प्रसारण की, कि विधानसभा सत्र की कार्यवाही का लाइव प्रसारण भी होना चाहिए, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और तमाम जिम्मेदार लोगों ने कहा है कि आने वाले समय में ई विधानसभा शुरू होगी। हो सकता है आने वाला सत्र जो है वो ई विधानसभा के साथ शुरू होगा। तो सोशल मीडिया साइट्स पर या तमाम सोशल हैंडल्स पर या इस तरह के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अब आने वाले समय में मध्य प्रदेश विधानसभा का लाइव टेलीकास्ट हो सकता है, ऐसी उन्होंने बात कही है। वो समय अनुसार तय होगा कि किस तरह से इसको बेहतर किया जा सके, क्योंकि एक बड़ा इंफ्रा डिजिटल का तैयार करना है और उसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा है आने वाले सत्रों में शायद बहुत अपग्रेडेड और आम जनता तक उसकी पहुंच हो जाएगी, आम जनता भी वहां की कार्यवाही देख पाएगी। इस तरह से उन्होंने कहा कि ये तैयारियां चल रही है। उसके अलावा एक खबर कांग्रेस की तरफ से मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन बेंगलुरु में होने जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश का जिक्र करना चाहूं। मध्य प्रदेश में है विक्रांत भूरिया जो विधायक है और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है इसको लेकर, तैयारियों को लेकर। और मध्य प्रदेश के कांग्रेस महकमे के लिए एक बड़ी बात है कि राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी में मध्य प्रदेश की सहभागिता भी होगी। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है विक्रांत भूरिया। तो एक बड़ी बात है कि इस तरह से एक कांग्रेस के तमाम जो नए युवा नेता हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है।
और आगे चलकर भी कुछ मध्य प्रदेश के नेता हैं उनको कहीं ना कहीं ऐसी जिम्मेदारियां मिलती रहेंगी। वहीं बीजेपी कांग्रेस की एक अगली खबर की बीजेपी अध्यक्ष की अगली खबर की ओर अगर मैं आपको ले चलूं तो बहुत अवेटेड मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की चर्चा चल रही है कि कौन बीजेपी के अध्यक्ष बनेंगे, कौन होंगे, क्या होंगे, किस वर्ग से होंगे, क्या क्या चुनावों को आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर जो 28-29 के उनको ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष को तय किया जाना है। तो बड़े असमंजस की स्थिति है, कई नाम चल रहे हैं और कई चीजें ऐसी हो रही हैं कि कौन बनेगा, कैसे बनेगा, और सबके अपने अपने गणित उसमें हो रहे हैं। तो निश्चित ही अब बहुत जल्दी मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। पूरा कोरम पूरा हो गया है, सिर्फ मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रह गए हैं। तो निश्चित ही उससे भी वो भी नाम एक कुछ ही समय बाद तय हो जाएगा और तमाम कयासों के बीच होगा। तो बहुत सारे गणित के बाद संगठन शायद ये बीजेपी अध्यक्ष का नाम भी तय कर देगा। मौसम की आखिरी खबर की ओर मैं अगर आपको ले चलूं तो मौसम लगातार तल्ख होता जा रहा है, गर्मी बढ़ रही है, 30 तपिश दिन में बढ़ गई है, रात का पारा भी अब थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, यानी कि अब लोगों के कूलर एसी सब निकल आए हैं और निश्चित ही कहीं ना कहीं अब गर्मी से हलाकान आने वाले अप्रैल मई में होना पड़ेगा आम जनता को। तो आम जनता जब जो लोग दिन में बाहर निकलते हैं, दिन में काम करते हैं, निश्चित ही गर्मी के तेवर उनको देखने होंगे। जी प्रिंस जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता, जिन्होंने बताया कि आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव आगरमालवा के दौरे पर रहने वाले, जहां वो आगरमालवा को कई बड़ी सौगातें भी देंगे। चलिए सीधा रुक करते उत्तराखंड का, जहां से हमारे सहयोगी आदिल पाशा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आदिल जी, आज ऐसी कौन सी खबरें जो सुर्खियों में रहने वाली हैं? देखिए मधु, पिछले क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री जो है वो अपने 3 साल को लेकर के जगह जगह उनकी सभाएं हो रही हैं और पूरे प्रदेश में उन्होंने बताया है कि जो 3 साल का कार्यकाल धामी सरकार का रहा है वो कैसा रहा है। और मंच से साफ कहते नजर आ रहे हैं पुष्कर सिंह धामी के 3 साल जो रहे हैं ये बेमिसाल उत्तराखंड के लिए रहे हैं। इसमें जहां समान नागरिकता संहिता उत्तराखंड में लागू की गई है, वहीं सख्त नकल विरोधी कानून भी उत्तराखंड में लाया गया। उसके साथ साथ इस बार का जो बजट सत्र हुआ था उसमें उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की एक लंबे समय से मांग चल रही थी, जिसको लागू किया गया है। उसके साथ साथ अगर आप उत्तराखंड में अगर देखेंगे तो दंगा निरोधी कानून को भी उत्तराखंड सरकार लाई है। तो कई ऐसी उपलब्धियां हैं जो धामी सरकार धरातल पर बताने की कोशिश जनता के बीच करती नजर आ रही है। और सभी जिलों में जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी के, वहां अलग अलग तरीके के कार्यक्रम भी हुए हैं और उसमें यही जो 3 साल का जो भाजपा का कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है उसके बारे में सरकार बताती नजर आई। वहीं कांग्रेस जो भाजपा के 3 साल हैं उसको बता रही है कि भ्रष्टाचार से भरे ये 3 साल है, महिला पर अत्याचार इन 3 सालों में खूब हुए हैं और जो नेता है वो करप्शन का शिकार इसमें रहे हैं। और क्योंकि लगातार कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को एक मुद्दा पूरे उसमें बनाया है और उन्होंने साफ कहा है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था उसमें वीआईपी कौन है जिसका आज तक खुलासा नहीं हुआ है, और जिस स्पॉट पर ये घटना हुई थी उसको वहां रातों रात बुलडोजर चलवाकर सारे जो साक्ष्य थे उनको खत्म कर दिया गया। तो किस तरीके का विकास उत्तराखंड में इन 3 सालों में हुआ है, तो उसको लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उस पर हमलावर जरूरी है। मधु, एक चीज और, क्योंकि उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वो अभी कुछ ही दिनों के बाद दूसरे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में यहाँ नजर आएंगे संगठन में, क्योंकि मंडल अध्यक्ष से ब्लॉक अध्यक्ष और जो जिला अध्यक्ष है उनको पहले ही बदल दिया गया, उनके लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बस अब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नाम की घोषणा, क्योंकि सभी जो पैनल है वो जा चुके हैं केंद्रीय नेतृत्व, अब जल्द ही लोग मान रहे हैं कि मार्च के आखिर तक प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को नए मिल सकते हैं, क्योंकि वर्तमान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट वो राज्यसभा सांसद हैं और इस बार यही लगा कि उनका रिप्लेस होना स्वाभाविक है, वो बदले जाएंगे। तो कौन नया चेहरा होगा, कई नामों की चर्चा हो रही है, जो मौजूदा विधायक भी हैं या पार्टी के जो पदाधिकारी बड़े पदाधिकारी हैं उनका नाम भी इस चर्चा में प्रदेश अध्यक्ष की शामिल है। वहीं कमलेश्वरी, पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए जब से उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा बने हैं तब से पार्टी में लगातार जो सक्रियता है सदस्यों की उसको भी बढ़ाया हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस पर हमेशा एक आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी बहुत है, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मारा ने उसको इस खाई को कहीं ना कहीं कम जरूर किया है, क्योंकि कई ऐसे मंच अब कांग्रेस के दिखाई दिए हैं जिसमें कांग्रेस के सभी जो दिग्गज हैं जिनको बताया जा रहा है कि सब आपस में गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश
प्रदेश अध्यक्ष ने जरूर की है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो या नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में यशपाल आर्य, पूर्व नेता प्रतिपक्ष चक्राता से कई बार के विधायक प्रीतम सिंह हो, गणेश गोदियाल हो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरक सिंह रावत हो, तो सभी नेता एक मंच पर नजर जरूर आ रहे हैं। और इसके पीछे वजह यही मानी जा रही है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर कांग्रेस अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सभी जो उनके नेता हैं वो एकजुटता से पूरे चुनाव में उतर जा रहे हैं। और क्योंकि हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी बैठक भी हुई थी, जिसमें साफ उनको कहा गया था कि कांग्रेस एकजुट होकर उत्तराखंड में चुनाव लड़े। और साफ राहुल गांधी का भी संदेश है, अगर कोई पार्टी विरोधी काम करता है, पार्टी में रहकर कोई पार्टी गतिविधियों के खिलाफ जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने से ना बचा जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बाहर का रास्ता दिखाने की जरूरत पड़े तो बाहर का रास्ता भी। तो अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष जो वर्तमान में है करण बारा, उनके नेतृत्व में ही 2027 का चुनाव कांग्रेस जरूर लड़ी। हालांकि जो जिला संगठन है उनमें बदलाव जरूर चुनाव से पहले होंगे और वो जल्दी ही हो सकते हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की जो सीट है कांग्रेस की वो भी कहीं ना कहीं सुरक्षित मानी जा रही है। और उसके पीछे वजह यही है क्योंकि करण बारा की दिल्ली में पैठ अच्छी है और कांग्रेस के जो नेताओं को एक मंच पर लाने का काम उन्होंने किया है। तो उसके देखते हुए लग रहा है कि कांग्रेस 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो कांग्रेस करण बारा के नेतृत्व में ही लड़ने जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ एक खबर और, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में जो स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठते रहे हैं, उसको लेकर जो स्वास्थ्य मंत्री कल हमारी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश में अच्छी करने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। और अब क्योंकि चार धाम यात्रा शुरू हो रही है, उसको देखते हुए जगह जगह चाहे वो केदारनाथ या बद्रीनाथ के अस्पताल, सरकारी अस्पताल हो, वहां उसको सही तरीके से किया जा रहा है और उनकी शुरुआत भी अब की जा रही है। और अलग अलग जो जोन नोडल अधिकारी चिकित्सक वो भी जगह जगह बनाए जाएंगे, किसी तरीके से कोई परेशानी जो यात्री है उनको ना। और अभी तक अगर देखें मधु, उत्तराखंड में चार धाम यात्रा अप्रैल आखिर से शुरू होनी है और 5 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन चार धामों के लिए करा चुके हैं। तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि भारी संख्या में इस बार उत्तराखंड में जो श्रद्धालु है वो चार धामों के दर्शन के लिए आएंगे। और क्योंकि उत्तराखंड तीर्थाटन नगरी है और पर्यटन के ऊपर पूरी डिपेंड है, तो पर्यटन की दृष्टि से भी चार धाम यात्रा को अहम माना जाता है। उसके साथ साथ क्योंकि जैसे ही चार धाम यात्रा, क्योंकि पहले अगर देखें तो शीतकालीन यात्रा नहीं थी, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा की भी शुरुआत हुई है। और अब 30 अप्रैल से चारों धामों की जो यात्रा है वो भी शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अहम माना जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि इस बार जो सारे रिकॉर्ड हैं वो श्रद्धालु उत्तराखंड में तोड़ देंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में उत्तराखंड श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। मधु जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी आदिल पाशा उत्तराखंड से, जिन्होंने बताया कि एक ओर जहां सरकार अपने 3 साल के कार्यकाल को जनता के बीच पहुंचा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इन 3 साल के कार्यकाल को विफल करार दे रही है। तो रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें TV24 के साथ। नमस्कार।